जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड का। आप इसे याद कर लीजिएगा। प्लाज्मिड का जो इस्तेमाल है वह जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मिड। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है वह जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से होता है। यानी कि उपर्युक्त सभी से जो है आपका लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण देखने को मिलता है। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला सफल क्लोन जंतु था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं क्लोन होता क्या है। आपको पता होगा जो क्लोन मतलब होता है एक प्रकार का हमशक्ल, एक प्रकार का जुड़वा। यानी कि किसी जीव विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हुबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए उसी को हम क्लोन कहते हैं। मान लीजिए किसी भी जीवधारी से उसी के जैसा एकदम हुबहू एकदम एग्जैक्ट जीवधारी प्राप्त किया जाता है तो उसी को हम क्लोन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो सफल क्लोन था वह कौन सा जंतु था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि जो भेड़ था यह पहला सफल क्लोन जंतु था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भेड़ जो है यह पहला सफल क्लोन जंतु था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इस भेड़ का क्या नाम था? तो इस भेड़ का नाम था आपका डॉली। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस भेड़ का नाम था डॉली। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो आपकी डॉली नामक भेड़ थी, इस भेड़ के क्लोन का जो जन्म था वह स्कॉटलैंड में हुआ था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं। अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। और एनडीआरआई करनाल में जो कि स्थित हरियाणा के, उसके वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो करनाल स्थित एनडीआरआई है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। एनडीआरआई का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ के जो वैज्ञानिक थे एनडीआरआई के, उनके द्वारा किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है भैंस के पहले क्लोन बछड़े का विकास किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। भैंस का जो पहला क्लोन बछड़ा था उसका विकास किया था जिसका नाम था समरूपा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, समरूपा इसका नाम था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह भैंस का पहला क्लोन बछड़ा था जिसको विकसित किया गया था एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों के द्वारा और इसका नाम था समरूपा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो आपके
एनडीआरआई के वैज्ञानिक थे। तो एनडीआरआई के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ महीनों के बाद ही जो भैंस का दूसरा क्लोन था जिसका नाम था गरिमा, वह भी विकसित किया गया, जिसे भी आप याद रखिएगा। और यानी कि भैंस का पहला जो क्लोन बनाया गया था एनडीआरआई के वैज्ञानिकों के द्वारा, उसका नाम था समरूपा। और उनके बाद कुछ महीनों के बाद यानी कि 2000 मान लीजिए फरवरी 2009 में भैंस का जो क्लोन था समरूपा, उसको विकसित किया गया था एनडीआरआई के वैज्ञानिकों के द्वारा। और आगे चलकर जून 2009 में जो एनडीआरआई के वैज्ञानिक थे उन्होंने भैंस का एक दूसरा क्लोन विकसित किया जिसका नाम था गरिमा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गरिमा 2 नाम किसका है, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लोन्ड गाय का, गरिमा सेकेंड जो है यह क्लोन्ड गाय का नाम है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो क्लोन्ड गाय का, सॉरी क्लोन्ड भैंस का यहाँ पे होगा, क्लोन्ड भैंस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे है, क्लोन्ड भैंस का एक नाम है गरिमा सेकेंड। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गरिमा सेकेंड जो है यह क्लोन्ड भैंस का ही एक नाम है जिसको विकसित किया गया था एनडीआरआई यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विश्व का जो पहला ऊंटों का अस्पताल था वह दुबई में खोला गया था, लगभग आपका दिसंबर 2017 में खोला गया था यह। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ में बिल्कुल सही हो जाएगा, दुबई में जो है दिसंबर 2017 में आपका ऊंटों का पहला अस्पताल खोला गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल भी था जो दुबई में खोला गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित उनका क्या नाम है। तो उन सूक्ष्म जीवों का नाम है जीवाणु। तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम कहते हैं जीवाणु, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाणु। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और बीटी बैगन क्या होता है, आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो बीटी बैगन जो है आपका अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो आपका बीटी बैगन होता है वह अनुवांशिक रूप से परिवर्तित एक बैगन है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इसमें से जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीटी बैगन है वह अनुवांशिक रूप से परिवर्तित एक बैगन की नई किस्म है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो बैगन है, बैगन में बैसिलस थूरिनजिएंसिस, इसे आप याद कर लीजिएगा, बैसिलस थूरिन इस प्रकार से लिखा जाएगा, थूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से जो है आपका यह जो है आनुवांशिक रूप से परिवर्तन किया गया था इस बैगन में। तो आप इसे याद रखिएगा, जीवाणु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बैगन में बैसिलस थूरिएंसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन को निवेश करके जो है आपका यह बीटी बैगन बनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जैविक कीटनाशक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका एक सूक्ष्म जैविक कीटनाशक कौन सा है। तो इसमें से बैसिलस थूरिनजिएंसिस जो है आपका एक प्रकार का जो है क्या है, तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सामान्यतः ओरोबैंकी खरपतवार में कहाँ पे मतलब सामान्यतः जो आपका ओरोबैंकी खरपतवार है कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका जो ओरोबैंकी खरपतवार होता है यह देखने को मिलता है तंबाकू के खेत में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो तंबाकू के खेत होते हैं उनमें आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा ओरोबैंकी खरपतवार। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तंबाकू के खेत में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी और पादप इसमें से, यानी कि इसमें से कौन सा परजीवी पादप है, आपसे पूछा गया है। तो परजीवी को इंग्लिश में हमको बोलते हैं ट्रांसजेनिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसमें से आपका जो गोल्डन राइस है यह आपका परजीवी पादप होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपका गोल्डन राइस है यह एक प्रकार का परजीवी पादप है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गोल्डन राइस है इसमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा में, मतलब कौन सा विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको इसका जवाब देना है गोल्डन राइस में। अगला प्रश्न आपके सामने है,
गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, देखिए जवाब आपको मिल जाएगा इस प्रश्न में। तो गोल्डन राइस में प्रचुरता आपकी होती है विटामिन ए की, यानी कि जो विटामिन ए आपका होता है वह गोल्डन राइस में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए दोबारा से कि विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताइए कि जो गोल्डन राइस होता है इसका विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, विटामिन ए जो होता है आपका गोल्डन राइस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनहरे चावल में जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुनहरे राइस जिनको हम बोलते हैं गोल्डन राइस के नाम से भी जानते हैं, सुनहरे चावल को हम गोल्डन राइस भी कहते हैं, तो इनमें जो बीटा कैरोटीन जीन होता है कहाँ से आता है, तो यह डैफोडिल से आता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, डैफोडिल से जो बीटा कैरोटीन नामक जीन होता है वह आता है गोल्डन राइस में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया आपका सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और महाधान जिसको हम सुपर राइस कहते हैं इसको किसने विकसित किया था, तो महाधान को विकसित किया गया था जी.एस. खुश के द्वारा। किसके द्वारा, तो जी.एस. खुश ने जो है आपका महाधान यानी कि सुपर राइस को विकसित किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जी.एस. खुश ने जो है आपका महाधान विकसित किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दिया गया, पुरुष जीन संगठन इसमें से कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुरुष जीन संगठन होता है वह कौन सा होता है, तो पुरुष जीन संगठन आपका होता है XY। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो XY होता है वह पुरुष जीन संगठन होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, XY। मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया होगा कि जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सामान्य मनुष्य में टोटल 23 जोड़े जो है आपके गुणसूत्र होते हैं, तथा इन 23 जोड़ों में से जो आपके 22 जोड़े तक गुणसूत्र होते हैं वो स्त्रियों में यानी कि पुरुषों में यानी कि मेन में और वीमेन यानी कि महिलाओं में समान होते हैं। परंतु जो 23वां जोड़ा होता है, महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है और पुरुषों का जो 23वां जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका XY होता है, और महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो पुरुषों में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा होता है वो होता है XY होता है, और महिलाओं में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा XX होता है, तथा इसी 23वें जोड़ों को महिलाओं और पुरुषों में हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है वो 23वां जोड़ा ही होता है, जो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो यही बात यहाँ पे पूछी गई है कि पुरुष जीन संगठन इसमें से कौन सा होता है, तो XY आपका राइट आंसर हो जाता है, तथा आपका जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण भी करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बालक का जन्म कब होता है, जब पुरुष का Y और महिला का X, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब पुरुष का Y और महिला का X मिलते हैं क्रोमोसोम तब बालक का जन्म होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुष का Y और स्त्री का X। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने पर जो है आपका बच्चा कौन सा पैदा होगा, बच्चा जो होगा बालक पैदा होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, पुरुष का Y और स्त्री का X। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनियोसेंटीसिस एक तरीका है जो बताता है, यानी कि यह जो आपका एमनियोसेंटीसिस है यह क्या बताता है, तो यह भ्रूण के लिंग को बताता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह जो तकनीक है यह गर्भवती महिलाओं में जो है आपका भ्रूण लिंग का परीक्षण के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भ्रूण के लिंग को बताता है आपका एमनियोसेंटीसिस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध है डीएनए की संरचना से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा,
डीएनए की संरचना जो थी यह प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डीएनए की जो द्विहेलिक्स प्रारूप थी, आपसे याद कर लीजिए, डीएनए का जो द्विहेलिक्स प्रारूप था उसको पहली बार विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो वो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए को अंतः पात्र में सर्वप्रथम बार बनाया था आपका आर्थर कोर्नबर्ग ने। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर्थर कोर्नबर्ग ने जो है डीएनए को सर्वप्रथम अंतः पात्र में बनाया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आप इसे याद कर लीजिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो प्रयोग है वह शिशु का पितृत्व स्थापित करने हेतु किया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, इसका जो उपयोग है वह बलात्कार, हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के मामले को सुलझाने के लिए, इसके अलावा आनुवंशिक रोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग से इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में जो पहला अपराध था यह हल किया गया था 1983 में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके जो पहला अपराध था वह इंग्लैंड में 1983 में सॉल्व किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1983। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो उपयोग है यह केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है, केवल पितृत्व विवाद में किया जाता है, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में किया जाता है। यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों जो क्षेत्र हैं, यानी कि न्यायालय में जो भी छानबीन करनी होती है, वैज्ञानिक परीक्षण में जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग उसका उपयोग होता है, इसके अलावा पितृत्व विवाद में होता है, इसके अलावा जो भी संकट में प्राणी हैं उनके संरक्षण में जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। यानी कि उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में आपका इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार होता है डीएनए बहुरूपता। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डीएनए बहुरूपता आधार होती है आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो अंगुली के निशान होते हैं उनको बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उतारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग होता है अंगुलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे टोटल 24 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है जो आपका आज का टॉपिक था उससे जुड़े हुए। दोस्तों कल हमारा एक लास्ट टॉपिक आएगा, मिसलेनियस होगा, वह बायोलॉजी का मिसलेनियस वीडियो होगा। उस मिसलेनियस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो 50 से ज़्यादा प्रश्न उसमें होंगे। जो प्रश्न आपके टॉपिक में सम्मिलित नहीं किए गए होंगे उनको हम मिसलेनियस वीडियो में कवर करेंगे। कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के लिए, तो कल का वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।